हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को फिर से यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें टोटल हम 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप सब वॉच करते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। आप कमेंट भी कर रहे हैं और लाइक भी किया करें। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन आया है, देखिएगा निर्देश क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं अथवा अक्षरों के समूह की एक श्रेणी दी गई है। समूह किसी विशेष क्रम में बदल रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अभ्यर्थी को दिए गए संभावित उत्तरों में से एक ऐसा उत्तर चुनना है जो श्रेणी के रिक्त स्थानों पर हो रही हो। अब देखिएगा इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो भी अभी इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं अगर उसको हम आसान भाषा में कहें तो देखिए हमारे पास 4 वर्ड हैं। जैसे देखिए ए में जो आया है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, देखिए आया है EPV, फिर आया है FQW, फिर आया है GRX और फिर आया है HSY। अब देखिएगा ये जो 4 वर्ड हैं आखिर ये दोनों जो 4 वर्ड हैं ये चारों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये कैसे बदल रहे हैं। अगर ये हम समझ गए तो आगे जो डॉट 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 दिया है वहाँ आने वाला जो वर्ड होगा वो क्या होगा हम ऑलरेडी समझ जो भी 4 वर्ड दिख रहे हैं इसको हम एक सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं। जैसे सीक्वेंस में लिखेंगे आप खुद ही बता देंगे इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं। तो जैसे देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पे देखिएगा 4 वर्ड को हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। आपको अब इजीली समझ में आ गया होगा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किया गया है। देखिए पहला वर्ड में देखिएगा सभी को अलग कलरफुल कर दिया गया है ताकि आपको इंडिकेट हो जाए कि इसमें आपको देखना क्या है। देखिए पहले क्या आया है, पहले रो में अगर हम देखें देखिए ई आया है, ई के बाद एफ आया है, एफ के बाद क्या है जी आया है, जी के बाद एच आया है। तो अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। इसका मतलब एच के बाद अब क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो हम आई अपने साइड कर लेंगे। फिर देखिए सेकेंड रो में देखेंगे, देखिए पी आया है, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस आया तो एस के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो हम टी अपने साइड कर लेंगे। फिर देखिएगा थर्ड रो में वी डब्ल्यू एक्स वाई आया है। अब वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। तो इसका मतलब जो अगला जो बनने वाला जो वर्ड है हमारा होना चाहिए ITZ। तो ITZ देखिए कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन में, देखिए आया है ए में। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ADG और देखिएगा दूसरा आया है वर्ड GJM। अब देखिए इसके बाद डॉट 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 दे दिया। अब आगे जो शब्द बनेगा वो क्या होगा तो जानते रहिएगा। अब इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें पहले हम देखेंगे आपस में इसमें रिलेशन क्या है। तो देखिए एक रिलेशन में इसमें पता चल रहा है कि जैसे देखिए आया है ADG आया है तो जी पे हमारा जो है एक शब्द खत्म हो रहा है और जो दूसरा शब्द बन रहा है जो पहले वाले का जो लास्ट है दूसरे वाले का वही स्टार्टिंग बन जा रहा है। देखिए पहले वाले में जी लास्ट में था लेकिन जब दूसरा वर्ड यहाँ लिखा गया तो जी को ही फिर से यहाँ रिपीट किया गया। इसका मतलब लास्ट वाला वर्ड रिपीट होगा। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे जैसे हमारा दूसरा वर्ड है GJM है तो जो तीसरा वर्ड बनेगा इसमें भी M रिपीट होगा। तो M रिपीट होगा, चलिए मान ले रहे हैं कि M रिपीट करना है। लेकिन ये आपस में इनका रिलेशन क्या है, देखिए इसको समझने के लिए हम करेंगे क्या, ABCD लिख लेंगे। तो ABCD चलिए यहाँ से लिख दे रहे हैं। अब जैसे देखिए आपको ABCD लिखा हुआ मिल गया। अब देखिएगा इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ए के बाद क्या आया है, ए के बाद देखिए यहाँ पे आया हुआ है आपका डी आ गया है। तो ए और डी के बीच में कितना गैपिंग है, 2 लेटर का, बी और सी का। तो बी सी को हटाकर डी कर दिया गया। फिर डी और जी के बीच में कितने का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। फिर देखिएगा यहाँ पे 2 को हटाया गया है। फिर देखिएगा यहाँ जी तक हो गया। फिर जी से ही दूसरा वर्ड शुरू किया गया तो जी से शुरू हो गया। फिर देखिएगा जी के बाद यहाँ क्या आ गया है, जे आ गया। तो जे क्यों आया, फिर 2 लेटर की गैपिंग, एच आई को फिर से गायब किया गया है तो जे आ गया। फिर जे के बाद फिर 2 को गायब किया गया, के एल को, तब यहाँ पे जाके एम आया हुआ है। इसका अब एम को हमें फिर से रिपीट करना है। एम को लिखेंगे, एम के बाद एन ओ को हटाएंगे और आएगा पी। तो एम के बाद पी आएगा और पी के बाद आर क्यू आर को हटाएंगे तो एस आ जाएगा। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा, जो नया जो शब्द बनेगा वो बनेगा MPS। तो MPS देखिए कहीं ऑप्शन में आया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है तो हमारा बी नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए निर्देश क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 से 4 तक निम्नलिखित में देखिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं। इनमें से 3 समूह एक दूसरे से किसी विषय समान है, मतलब किसी विषय में समान है और एक भिन्न है। जो समूह भिन्न हो उसे
ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सरल सी भाषा में कहें तो जो 4 शब्द दिए हैं उसमें से 3 जो होंगे वो एक कैटेगरी के शब्द होंगे, एक ही की तरह होंगे, और एक जो कोई होगा वो उस कैटेगरी से बाहर का होगा, वो अलग मीनिंग दे रहा होगा, और जो अलग दे रहा होगा उसी को हमें सर्च करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आया है रामायण, ए में है, बी में है, देखिए बी में है कुरान, सी नंबर पे है बाइबिल, और डी में है कादम्बिनी। अब देखिए चारों ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा जो ए बी सी जो हो गया, जैसे रामायण, कुरान और ये बाइबिल हो गया, ये सब जानते रहिए ये महाकाव्य हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। ए जो आया है जैसे रामायण हो गया हिंदुओं का क्या है, महाकाव्य है। बी नंबर पे कुरान जो है मुस्लिमों का है। सी नंबर बाइबिल जो है वो क्रिश्चियन का है। लेकिन डी नंबर जो है कादम्बनी, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई महाकाव्य नहीं है, इसलिए हमारा जो अलग ऑप्शन जा रहा है वो ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फोर्थ नंबर देखिए सेम उसी तरह इसी टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ में भी देखिए इसमें क्या है, देखिए ऑप्शन ए में है अंग्रेजी, बी नंबर पर है लैटिन, सी में है हिंदी, और डी में है फ्रेंच। अब देखिए चारों ऑप्शन की बात करें अलग कौन सा है, तो जानते रहिए अंग्रेजी की बात करें, अगर अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है, ए बी सी डी से, ये इसके लेटर्स होते हैं, इसी से आप इंग्लिश लिखते हैं, जो भी वर्ड बनते हैं। उसी तरह जानते रहिएगा लैटिन में जो होता है, लैटिन के भी अगर आप वर्ड देखेंगे वो भी इंग्लिश से मिलता जुलता है, और फ्रेंच भी जो है वो इंग्लिश से मिलता जुलता है। जो अलग है वो ऑप्शन नंबर सी है हिंदी। हिंदी में ए बी सी डी का यूज नहीं होता, बल्कि का खा गा या छोटा बड़ा इसका यूज होता है। तो हमारा जो अलग शब्द जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी हिंदी, तो हम हिंदी को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा ऑप्शन ए बी और डी जो है अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच, इसके अगर कोई वर्ड कहीं आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इंग्लिश जो होता है वो अलग है, लैटिन अलग है, फ्रेंच अलग है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ए बी सी का यूज हुआ है, आपको लगेगा ये भी इंग्लिश है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं होता, वो लैटिन या फिर फ्रेंच होता है, लेकिन देखने में इंग्लिश की ही तरह लगता है। और जो एकदम अलग से है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हिंदी। हिंदी बिल्कुल भी इंग्लिश की तरह देखने में नहीं लगता, इसलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि नंबर को सांकेतिक भाषा में UNBMRE लिखा जाता है तो घोस्ट लिखा जाएगा। तो घोस्ट कैसे लिखा जाएगा, तो देखिएगा पहले हम नंबर और नंबर का जो बदला हुआ स्वरूप है जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया है UNBMRE, ये देखेंगे ये आया कैसे। तो देखिए आया कैसे, तो देखिएगा आपको करना क्या है, पहले दो दो का पेयर बना लिए नंबर को। देखिएगा पेयर कैसे बनेगा, NU एक साथ रख दीजिए, MB एक साथ हो जाएगा, और RER एक साथ हो जाएगा। अब इन जो दो दो पेयर बने उनको आपस में घुमा दीजिए, जैसे NU है तो NU का UN हो जाएगा, जैसे दूसरा है MB है तो MB को BM कर दीजिए, फिर जो आया है ER को RE कर दीजिए। तो जैसे आप चेंज करेंगे तो जो हमारा सांकेतिक भाषा जो दिया गया है यही सेम आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों का पेयर बना बना के घुमा दिया गया है। तो अब इसका मतलब कि जो आगे आने वाला जो क्वेश्चन हमारा है घोस्ट है, उसका भी हम पेयर बना कर अगर घुमा देंगे तो जो नया शब्द आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका पेयर कैसे बनेगा, GH को एक ग्रुप में रखेंगे, OS को एक ग्रुप में रखेंगे, और T अकेला है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। अब हम इसको घुमाएंगे तो देखिए GH को क्या कर देंगे, HG कर देंगे, उसके बाद OS को SO कर देंगे, और T जैसे है T को T ही कर देंगे। अब देखेंगे हमारा नया शब्द जो बन के आया, देखिएगा वो जो नया शब्द बन के आया वो क्या बन के आया है, HGSOT। तो हम देखेंगे HGSOT कहाँ आया है, देखिए HGSOT आया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोल्डन को सांकेतिक भाषा में ODNGLE लिखा जाए तो सीनियर को लिखेंगे। तो सीनियर को क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे गोल्डन का जो सांकेतिक भाषा है इसके सांकेतिक भाषा के साथ इसका क्या संबंध है। तो देखिएगा हमें करना क्या है, जैसे देखिए गोल्डन जो आया है तो गोल्डन में पहला जो लेटर आया है वो है G, और जो आखिरी है वो है N। तो इसमें किया क्या गया है कि G और N को हटा दिया गया है, तो हमारा जो शब्द जो बच रहा है वो बच रहा है OLDE। अब OLDE जो है देखिएगा शुरुआत में अब O आ गया है, लास्ट में E आ गया है, और बीच में है L और D। तो बीच में जो LD है उसको बदल के कर दिया गया है DL, तो DL हो गया। अब जो हटाया गया जो शब्द था जो GN था, GN को घुमाकर NG कर दिया गया, NG करने के बाद जो DL है DL के बीच में डाल दिया गया। तो अब हमारा जो शब्द बन गया वो बन गया ODNGLE। अब यही प्रक्रिया हमें करना है किसके साथ, सीनियर के साथ। तो सीनियर जो शब्द आया है, सीनियर में हमें करना क्या है कि सीनियर से पहले S और R को हमें हटा देना है। जब S R को हम हटा देंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा ENIO हो गया। अब जो बीच में NI है, NI को घुमा देंगे तो हो जाएगा IN। अब IN के बीच में हमें जो हटाया गया शब्द था SR को घुमा के RS करके IN के बीच में डाल देंगे, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा
EIRSNO, तो हम देखेंगे ये कहीं और शब्द आया है EIRSNO। अब देखिए ये ऑप्शन हमें कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं भी EIRSNO देखिए कहीं नहीं आया है, लेकिन जानते रहिए कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए आया है, ई के बाद देखिए टी आया है, तो टी यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ आई होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हम सीनियर को कन्वर्ट कर रहे हैं कोडिंग में, और सीनियर में टी कहीं आया ही नहीं है, तो उसमें आया सीनियर में आई आया है, तो आई होना चाहिए। यहाँ गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टी आ गया है, टी नहीं होना चाहिए, यहाँ आई होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, लेकिन टी को हटाकर हम आई कर लेंगे। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुस्तकें एक रैक में लगी हैं, ई ए के ऊपर तथा सी बी के नीचे है, और ए बी के ऊपर है तथा डी सी के नीचे है। बताओ सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। अब देखिए इसको करना क्या है, जैसे हमें पता है कि एक रैक में 5 पुस्तकें लगी, तो देखिए अब करेंगे क्या, सबसे पहले इसका हम पेयर बना लेंगे। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ई ए के ऊपर है, तो ई ए के ऊपर है तो ई को ऊपर कर देंगे, ए को नीचे कर देंगे, ऐसे लाइन खींच के। फिर देखिएगा दूसरा क्या कंडीशन कह रहा है कि सी जो है बी के नीचे है, तो सी बी के नीचे है, तो इसका मतलब बी ऊपर है, सी नीचे है, तो इसको एक साइड में यहाँ पे भी लिख देंगे, बी को ऊपर कर देंगे, सी को नीचे कर देंगे। अब देखिए थर्ड कंडीशन कह रहा है कि ए जो है बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर कौन है, ए है, तो अब इस वाले पार्ट को जो कि ए जो है बी के ऊपर है, इसका मतलब बी नीचे होगा, तो हम बी को नीचे कर देंगे। जब उठाकर नीचे कर देंगे तो हमारा सीक्वेंस बन गया, सबसे ऊपर ई, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, और फिर सी आ गया। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या करेगी, तथा डी जो है सी के नीचे है, तो डी सी के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, सी के नीचे डी कर देंगे। अब कह रहा है कि बताओ सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो अब ध्यान से आप देख सकते हैं खुद ही सबसे नीचे कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी है, तो डी देखें कहां, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते हैं अगर ये कहता है सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ई है, और सबसे नीचे कौन सा है, डी है, तो यहाँ चूंकि सबसे नीचे पूछा था तो सबसे नीचे डी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को क्लिक कर देंगे। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश पहले पूर्व दिशा में जाता है, फिर दक्षिण में घूमकर कुछ दूर जाता है, इसके बाद पश्चिम में जाता है, और अंत में दाहिनी ओर मुड़ जाता है। बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखिएगा इसमें कहीं ये नहीं बताया गया है कि कितना किलोमीटर वो चलता है, बस इतना दूर अपने से अनुमान मान लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, जैसा आपको दिख रहा है। फिर देखिएगा करेंगे क्या कि अब देखिएगा हमें पता है कि कोई भी चलना जो प्रारंभ करता है वो केंद्र बिंदु से करता है। तो अब ये कह रहा है, देखिए पहली कंडीशन कह रहा है कि राजेश पूर्व दिशा में जाता है, तो मान लेंगे कि ये पूर्व दिशा है, इसमें मान लीजिए यहां तक ये चला है। फिर कह रहा है कि फिर दक्षिण दिशा में घूम कर, तो दक्षिण दिशा में अब घूम जाएगा, तो दक्षिण दिशा में घूम गया, तो दक्षिण दिशा घूमेगा मतलब अब नीचे तरफ घूमेगा। फिर कह रहा है कि कुछ दूर जाता है, तो यहाँ कुछ बताया नहीं गया कितना गया है, तो हम मान लेंगे इतना दूर आया है। फिर कह रहे हैं कि इसके बाद पश्चिम में जाता है, तो इसके बाद पश्चिम में जाता है, इसका अब वो पश्चिम तरफ मुड़ के जाएगा, तो मान ले रहे हैं ये पश्चिम तरफ घूम के यहां तक आ गया, अनुमान मान ले रहे हैं यहां तक आ गया। अब इसके बाद कह रहे हैं और अंत में दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो दाहिना, अब देखिएगा पश्चिम की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हो तो आपका दाहिना, दाहिना का मतलब राइट, मतलब लेफ्ट, राइट, लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बावां, और राइट का मतलब दाहिना। तो ये कह रहा है कि दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो मतलब राइट तरफ मुड़ जाता है। तो अगर आप जो है पश्चिम की तरफ अगर मुंह करके खड़े हैं तो आपका राइट क्या होगा, राइट आपका अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ, इसका मतलब वो उत्तर की तरफ मुड़ गया है जाने के लिए। तो अब ये कह रहा है कि बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। अगर वो उत्तर की तरफ हम मुंह करके अब खड़ा है, उसी तरफ वो जाने की कंडीशन में है, तो अब हम मानेंगे कि अब वो उत्तर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अब उस तरफ उत्तर की तरफ वो मुड़ चुका है ना, चूंकि कह रहा है कि दाहिनी तरफ मुड़ गया, दाहिनी तरफ मतलब राइट तरफ मुड़ गया, तो राइट जो उसका पड़ा है उत्तर तरफ पड़ा है, तो अब उत्तर तरफ ही जाएगा। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि बताओ किस दिशा में जा रहा है, तो अब वो जा रहा है उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो अब सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, अजय विजय के दाहिनी ओर है, राकेश विजय के बाईं ओर बैठा है, परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर, और अजय जो है वो देवेंद्र के बाईं ओर है। बताओ बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा है। अब देखो इसको करना कैसे है, तो जैसे जैसे नाम बोलता जा रहा है इसमें जो भी क्वेश्चन में, वैसे वैसे उस नामों को हम वैसे ही वैसे लिखते से चले जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन मान लीजिए ऐसे हम खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिएगा पहले कंडीशन कह रहा है कि अजय विजय के दाहिनी
बाईं ओर, दाहिनी का मतलब राइट तरफ है, तो ठीक हम यहाँ बैठा दे रहे हैं कि अजय जो है अजय विजय के राइट तरफ मतलब दाहिनी तरफ बैठा दिया। चलिए ये हो गया राइट तरफ। अब फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि राकेश, जो राकेश है विजय के बाईं ओर बैठा है, तो ठीक है विजय ऑलरेडी यहाँ पे है, वो उसके बाईं तरफ मतलब लेफ्ट तरफ उसको बैठाना है, ठीक है ये लेफ्ट तरफ इसको भी कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर है, तो इसका मतलब कि चंद्रशेखर को ऐसे प्लेस पे करें कि वो दाहिनी तरफ मतलब वो राइट तरफ राकेश पड़ जाए। तो हम करेंगे क्या कि राकेश के जब हम लेफ्ट तरफ चंद्रशेखर को कर देंगे तो राकेश खुद ही उसके राइट तरफ हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ चंद्रशेखर को हमने लेफ्ट तरफ कर दिया, तो राइट तरफ खुद ही मतलब दाहिनी तरफ खुद ही राकेश हो गया। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अजय जो है देवेंद्र के बाईं ओर है, तो अजय जो है देवेंद्र के बाईं तरफ है, तो देवेंद्र पहली बार नाम आया, इसको देवेंद्र को ऐसी जगह करें कि जो अजय का जो प्लेस हो तो वो क्या जाएगा, वो बाईं तरफ मतलब लेफ्ट तरफ हो। तो हम करेंगे क्या, जब अजय के हम राइट तरफ मतलब दाहिने तरफ कर देंगे तो खुद ही अजय लेफ्ट तरफ हो जाएगा देवेंद्र के, तो यहाँ पे उठाकर अजय के बाद हम लिख देंगे देवेंद्र को, तो खुद ही लेफ्ट में चला जाएगा, तो हो गया। अब कह रहा है कि बताओ कि बाईं ओर से सबसे पहले कौन बैठा है, तो आप खुद ही देख सकते हैं बाईं तरफ मतलब लेफ्ट तरफ सबसे पहले कौन बैठा है, तो लेफ्ट में सबसे पहले बैठा है चंद्रशेखर, तो हमारा चंद्रशेखर आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं, यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है तो y का z से क्या संबंध है। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले जैसे जैसे कंडीशन बता रहा है वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं, तो x और y दोनों बच्चे हैं तो सेम जनरेशन के होंगे, इसलिए इसको आमने सामने लिख देंगे, x y को सबसे पहले लिख देंगे। अब ये क्या है कि ये दोनों z के बच्चे हैं, तो हम z को ऊपर दर्शा देंगे कि ऊपर हो गया z हो गया और उसके दो बच्चे हो गए x और y। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि z x का पिता है, तो कि इसका मतलब z जो है ये मेल है, तो चलिए वहां लिख ले रहे हैं कि z जो है पिता है। वैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि z x का पिता है, वैसे x और y जब दोनों ही बच्चे हैं z के तो वो दोनों का पिता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि चलिए मान ले रहे हैं कि अगर z जो है x का पिता है तो वहां z के सामने हम नोट कर लेंगे कि वो पिता है। चलिए परंतु y z का पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब जो y जो है, चूंकि z के दो बच्चे हैं x और y, लेकिन कह रहा है कि y जो है वो पुत्र नहीं है z का। जब पुत्र नहीं है तो इसका मतलब पुत्री होगा, फिर तो y के सामने हम क्या लिख लेंगे, ये पुत्री है। चलिए तो कह रहा है कि तो y का z से क्या संबंध है। अब y का z से क्या संबंध है, तो देखिएगा जब y पुत्री है तो y का z से संबंध यही है कि वो पुत्री है y, तो y पुत्री है, तो हम यहाँ नोट कर लेंगे कि y पुत्री है z की, इसलिए पुत्री का संबंध है। तो हम यहाँ देखेंगे पुत्री कहीं ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन जानते रहिएगा अगर यही क्वेश्चन ये होता कि z का y से क्या संबंध है, अगर z का y से पूछता तो हम कहते z का y से संबंध पिता का है। यहाँ चूंकि y का और z से पूछा है तो y का है पुत्री का, तो बस ये शब्द को याद रखना है, जहां पे का लग के आएगा उसी का रिलेशन में बताना है। जैसे y का, तो y का हमें y पे ही बताना है कि y क्या है, तो y पुत्री है तो हम बोलेंगे पुत्री का। अगर होता z का y से क्या संबंध है, तो वहां z का आया है, z के बाद का आया आता तो हम वहां कह देते पिता का संबंध, ये याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अमर का लड़का अमित के लड़के का चाचा है तो अमर का अमित से क्या संबंध है। देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया जो 10th नंबर, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि यदि अमर का लड़का, तो अमर का लड़का, तो अमर का लड़का इसका मतलब अमर पिता हो गया, उसका लड़का उसका बेटा है। तो कह रहे हैं यदि अमर का लड़का, तो पहले हम अमर को लिख लेंगे और अमर के नीचे चूंकि जनरेशन का गैप है तो अमर पिता हो गया तो अमर को ऊपर लिखेंगे, उसका जो बेटा है तो उसको हम नीचे कर देंगे जैसा आपको दिख रहा है। फिर कह रहा है कि जो अमर का जो लड़का है वो अमित के लड़के का चाचा है, तो जो अमर का जो लड़का है वो चाचा है, तो पहले उसका बगल में हम लिख देंगे चाचा है। किसका चाचा है, तो देखिएगा आया है अमित के लड़के का, तो अमित पिता होगा, अमित का जो लड़का, तो हम अमित एक तरफ लिख देंगे उसी के सामने और अमित का बेटा कर देंगे, और वो जो है बेटा अमित का जो है वो चाचा कहता है। किसका चाचा कहता है, अमर के बेटे को। तो ये ग्राफ में जैसे आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर देखिएगा ये अमर का बेटा हो गया एक तरफ और एक तरफ अमित हो गया। अब देखिएगा इन अमर का बेटा और जो अमित है, अगर इन दोनों की बीच की बात करें तो ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे, तभी तो अमित का बेटा उसको चाचा बोलेगा, क्योंकि चाचा किसको कहते हैं, पिताजी के जो भाई होते हैं उन्हीं को तो चाचा बोलते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि जो अमर का बेटा है और जो अमित है ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। जब दोनों भाई भाई हो गए तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमर का अमित से क्या संबंध
है तो अमर का अमित से क्या संबंध है? अगर अमर का बेटा जो है ये एक लड़का उनका हो गया और दूसरा लड़का कौन है? अमित है। तो अमर का अमित से जो रिश्ता होगा वो होगा पिता का। तो पिता देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आया है, देखिए बी में आया है पिता पुत्र का। तो पिता पुत्र का संबंध है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का, यह क है का नहीं का होना चाहिए, का में आ की मात्रा होनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले और दूसरे शब्द होंगे। तो देखिए हमारे पास शब्द क्या दिया है, एक है चबाना, दूसरा है पकाना और थर्ड है आपका पचाना। तो सोच के बताइएगा, जब भी खाना अगर मान लीजिए है तो सबसे पहले क्या करेंगे, खाने को पकाएंगे, पकाने के बाद चबाना, चबाना मतलब तब उसको खाएंगे, उसके बाद वो पचेगा। इसका मतलब पहला काम होगा पकाना, दूसरा होगा चबाना, तीसरा होगा पचाना। तो ये कह रहा है कि पहला और दूसरा शब्द कौन होगा, तो पहला होगा शब्द पकाना और दूसरा होगा चबाना। तो पकाना और चबाना देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द कौन सा होगा। तो देखिए हमारे पास शब्द क्या दिया है, पहला शब्द है विश्वास करना, दूसरा शब्द है कार्य करना, तीसरा शब्द है सोचना और चौथा शब्द है सुनना। तो देखिएगा ऐसे इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है और और उसके लिए आपको कोई आइडिया देना चाह रहा है या आपको लगता है कि वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो जब उसके पास आप जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे उसके पास, सबसे पहले उसकी बातों को सुनेंगे। तो पहला नंबर क्या आएगा, सबसे पहले सुनेंगे, सुनने के बाद उसकी बातों को आप सोचेंगे। तो इसका मतलब जो सोचना होगा ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और सोचने के बाद अगर उसकी बातें सही लगेंगी तब आप उसको विश्वास करेंगे। तो विश्वास करना मतलब हो जाएगा थर्ड नंबर पे। और जब विश्वास आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे। तो कार्य करना जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे सिर्फ एक का पूछा था लेकिन हमने चारों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ कह रहा है कि पहला शब्द कौन सा होगा, तो पहला शब्द होगा सुनना। सबसे पहले सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद फिर जो है अगर आप सुनेंगे, सुनने के बाद फिर सोचेंगे, सोचने के बाद अगर विश्वास होता है तो फिर आप काम करते हैं। तो पहला शब्द पूछा है, पहला शब्द है सुनना। तो सुनना दिखा ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर हमारा सही हो जाए। 14 नंबर डी क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द फ्रेंड में से कौन सा अक्षर हटा दिया जाए ताकि नया बना शब्द अर्थ में दिए हुए शब्द से विपरीत हो। तो देखिए ऑप्शन ए में है आर, बी में है ई, सी में है आई और डी में है एन। तो जानते रहिएगा इसमें ये थोड़ा वर्ड पावर से रिलेटेड है, जानते रहिएगा। तो ये जानते रहिएगा फ्रेंड में अगर हम आर हटा दें, अगर फ्रेंड में हम आर हटा दें तो मीनिंग हो जाएगा फिंड, और फिंड का मतलब होता है राक्षस। तो देखिएगा एक तरफ फ्रेंड का मतलब मित्र, मित्र का मतलब जो हमारा हित करने वाला हो, मतलब जो हमारे बारे में अच्छा सोचने वाला हो। और अगर हम आर हटा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा फिंड, फिंड का मतलब होता है राक्षस, राक्षस का मतलब होता है जो बुरा करने वाला होता है, जो किसी के बारे में अच्छा नहीं सोता। एक तरफ अच्छाई को सो कर रहा है, एक तरफ बुराई को सो रहा है, तो अपोजिट मीनिंग देने लगेगा। तो इसलिए हम आर को हटाएंगे और आर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द को यदि शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखा जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन देखेंगे एक दूसरे का क्या रिलेशन। तो जानते रहिएगा जैसे ए में आया है, देखिए आया है क्रॉक आया है, बी में आया है क्रॉस आया है, सी में है क्रोर आया है और डी में आया है क्रोक। तो जानते रहिएगा अगर हम दो शब्दों की, यहाँ दूसरा शब्द बोल रहा था, हमें पहला और दूसरे को यहाँ देखना है। तो देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए आया है और ऑप्शन नंबर जो डी आया है, इन दोनों का आपस में रिलेशन दिख रहा है। तो जानते रहिएगा अगर हम क्रोक की बात है, जैसे देखिए यहाँ आया है क्रोक आया है, तो क्रोक ए में आया है, तो उसका जो ए में जो क्रोक आया है इसका मतलब होता है कर्कश। कर्कश का मतलब जैसे तेज आवाज, और तेज आवाज जो होती है ये स्ट्रेंथ को शो कर रही है। और स्ट्रेंथ किसके अंदर होता है, एक यंग इंसान जो होता है। तो यंगनेस को मतलब ये आप कह सकते हैं युवा अवस्था को शो कर रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ, कोई इंसान तेजी से तभी चिल्ला सकता है जब उसके अंदर क्या हो, स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, और ताकत हमेशा क्या होती है, यंग एज से रिलेटेड ये शो कर रहा है। और दूसरी तरफ देखिए आया है हमारे पास दूसरा जो शब्द है वह है आपका क्रोक। जो क्रोक आया है CROC के, जो किया है ऑप्शन नंबर डी में आया है, इसका मतलब होता है जानते रहिएगा ये होता है थका हुआ या फिर ओल्ड या वॉर्न आउट भी जिसे आप कहते हैं। तो ये जो होता है ये थका हुआ होना, मतलब एनर्जी का लॉस हो जाना, और ये ओल्ड एज को शो कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ दो शब्दों को डिस्कस करें, एक तरफ आई है यंग एज जो कि स्ट्रेंथ को शो करती है, और दूसरी जो है वो कहे थका हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ को खो चुका है, वो ओल्ड एज को शो कर रही है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा आता है, यंग एज आती है या ओल्ड एज आती है, तो हमें पता है कि पहले आता है यंग एज, उसके बाद आता है ओल्ड एज। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है तो दूसरे स्थान पे कौन सा
शब्द होगा तो दूसरे स्थान पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोक होगा, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। अब देखिएगा ये हमारा अगर ध्यान से हम क्वेश्चन देखें तो देखिए इसमें दो टाइमलाइन की बात हो रही है। एक तो कह रहा है कि आने वाला कल और एक कह रहा है बीता हुआ कल, मतलब एक फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है और पास्ट की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है और बीते हुए कल की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो हम एक लाइन खींच लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे भूतकाल मतलब पास्ट और एक तरफ लिख लेंगे भविष्य मतलब फ्यूचर, जो कि अलग अलग, क्योंकि जिस दिशा की तरफ बात करेगा हम उसी तरफ मूव करेंगे। और फिर देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाला कल तो पहले हम आज को मान लेंगे। तो मान लीजिए बीच में हम एक लाइन खींच ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं ये आज है। अब आज के बाद कह रहा है कि आने वाले, जैसे कि आने वाले कल के, तो आने वाला कल तो हम मान लेंगे एक लाइन और खींच लेंगे, मान लेंगे ये आने वाला आगे कल हो गया फ्यूचर की तरफ। अब ये कह रहा है कि उसके 3 दिन बाद, तो ये कल हो गया, कल के 3 दिन बाद, तो 3 दिन के लिए 3 लाइनें और खींच लेंगे, 3 लाइनें और हो गई। अब कह रहा है 3 दिन बाद शुक्रवार हो, तो जो शुक्रवार हो गया मतलब 5वां दिन जो हो रहा है वो शुक्रवार कह रहा है। तो 5वां दिन जो 5वीं यहाँ पे है लाइन, उसको हम मान ले रहे हैं कि शुक्रवार है, तो यहाँ शुक्रवार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ शुक्रवार हमें डेट मिल गई है जो लास्ट वाला है 5वां, अब उसमें मतलब यहाँ दिन का नाम पता चल गया है। अब अगर हम जो भी इसके पीछे वाले जितने भी जो भी लाइनें हमने खींची थी, जो एक एक जो भी डे जो इंडिकेट कर रहे हैं, अगर उसका हम नाम रखें तो ये शुक्रवार हो गया, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार के पहले बुधवार हो जाएगा, बुधवार के पहले मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार के पहले सोमवार हो जाएगा और सोमवार के पहले रविवार हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें पूरा यहाँ तक हमें दिन का नाम पता चल गया है कि आज जो है वो क्या है, रविवार है। और रविवार के पहले क्या था, सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार, इतनी तक हमारी बात हुई है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो देखिएगा फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार होते, शुक्रवार तो हमने लिख लिया था, उसके बाद हमने डे का नाम भी यहाँ पे क्लियर कर लिया कि कौन कौन सा दिन था और आज भी पता चल गया कि आज रविवार है। तो फिर कह रहा है कि तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल मतलब पास्ट की तरफ जाएंगे, तो बीता हुआ कल से, तो कल से तो बीता हुआ कल, तो कल का मतलब हो जाएगा बीता हुआ कल, मान लेंगे ये हो गया कल, तो मतलब आज रविवार है तो बीता हुआ कल जो हो जाएगा वो शनिवार रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले बीते हुए कल से, तो 3 दिन पहले तो शनिवार हो गया 1, शुक्रवार हो गया 2 और बृहस्पतिवार हो गया 3 हो दिन। अब कह रहे हैं 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि शनिवार 1 हो गया, शुक्रवार 2 हो गया और बृहस्पतिवार 3 हो गया। तो इन तीनों के पहले कौन सा दिन था, तो तीनों के पहले हो जाएगा बुधवार और बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। बुधवार देखेंगे ऑप्शन कहीं आया है, देखिए ऑप्शन कहीं नहीं आया है, तो यहाँ हम अपने से ऐड कर लेंगे, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है तो यहाँ हम अपने से ऐड कर लेंगे कि 3 दिन पहले जो था वो था बुधवार, जानते रहिएगा। एक चीज़ और इसमें जान लीजिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है अगर एग्जाम में अगर बैठेंगे आप, तो एक चीज़ आपको पॉइंट और याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है जैसे कि यदि आने वाले कल के, जैसे देखिए के आया, जब भी के का शब्द आएगा, के का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। और देखिएगा फिर कह रहा है 3 दिन बाद शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से, तो देखिए यहाँ से है, से का मतलब होता है उस दिन को भी उसमें काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा था तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो बीते हुए कल से का मतलब कि कल को भी उसमें काउंट कर लेना। जैसे आज रविवार है तो कल जो बीता हुआ कल जो था उसको भी लेकर 3 दिन हमें काउंट करना है, से अगर आ गया तो इसीलिए हमने क्या किया, शनिवार को काउंट कर लिया था। लेकिन अगर यही होता तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, अगर से के बजाय के आता तो जो बीता हुआ कल है उस दिन को हम एक दिन छोड़कर 3 दिन आगे हम काउंट करते, मतलब शनिवार को हम 3 दिन में काउंट ना करते, शनिवार हो जाता, शनिवार के बाद फिर 3 दिन हम और काउंट करते, जब 3 दिन और काउंट करते तब हमारा आता 3 दिन, एक पहला दिन आता शुक्रवार, दूसरा दिन आता बृहस्पतिवार, तीसरा दिन आता बुधवार, और जब फिर हम कहते 3 दिन पहले कौन सा दिन होता, तब 3 दिन पहले जो होता वो मंगलवार होता। तो जानते रहिएगा से और के में ये डिफरेंट आ
जाएगा, से का मतलब है उस दिन को भी उसमें ऐड करके लेके चलना है जोड़कर, और अगर कहा आ जाए कि इस दिन के इतने दिन बाद, तो के का मतलब है उस दिन को छोड़कर आगे 3 दिन और काउंट करना है, ये याद रखिए। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परसों, परसों मतलब आज से तीसरे दिन एक्समस डे है, एक्समस डे मतलब क्रिसमस डे है, तो यदि आज रविवार है तो आने वाले नए वर्ष का प्रथम दिन किस दिन होगा। तो जैसे हमने 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरह करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम शुरू करें। तो सबसे पहले फिर से एक लाइन खींच लेंगे जो कि हमें प्रेजेंट और पास्ट की ओर इंडिकेट करेगा। तो एक तरफ लिखेंगे पास्ट मतलब भूतकाल मतलब बीता हुआ कल लिख लेंगे, और एक तरफ लेंगे फ्यूचर मतलब एक तरफ भविष्य लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि परसों मतलब आज से, तो आज का मतलब मान लेंगे बीच में, मान लेंगे एक पॉइंट को मान लेंगे कि आज है, और कह रहा है आज से तीसरे दिन, कह रहा है कि परसों अर्थात आज से तीसरे दिन। तो हम परसों किसको कहते हैं, जैसे आज है तो परसों हम बोलते हैं एक दिन को छोड़कर, तो हम मान लेंगे कि आज हो गया ये, और आज के बाद एक दिन छोड़कर, तो क्या कह रहा है एक दिन छोड़कर क्या है एक्समस डे, एक्समस डे मतलब होता है क्रिसमस डे। तो हम यहाँ मान लीजिए एक दिन छोड़कर हम यहाँ लिख ले रहे हैं ये क्रिसमस डे है, एक दिन छोड़कर मतलब परसों भविष्य की तरफ। और कह रहे हैं कि यदि आज रविवार है, कह रहे हैं यदि आज रविवार है मतलब आज की बात करें, अगर आज रविवार है तो आने वाले नए वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो देखिए हमें ये पता चल गया है कि आज रविवार है, और आज रविवार है तो दिन हमें पता चल गया आज के दिन के बारे में। अब कह रहे हैं कि परसों जो है वो क्या है क्रिसमस डे है, तो अगर आज रविवार हो गया तो आज के बाद कल जो हो गया होगा वो सोमवार रहा होगा, और सोमवार के बाद जो परसों रहा होगा वो मंगलवार रहा होगा। अब मंगलवार को क्या है क्रिसमस डे है। तो अब देखिएगा हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिसमस डे होता कब है। तो जानते हैं क्रिसमस डे जो होता है वो होता है 25 दिसंबर को। तो हम ये मान लेंगे, यहाँ नोट कर लेंगे कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे कब होता है 25 दिसंबर। अब हमें ये पता चल गया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, और 25 दिसंबर को कौन सा दिन होता है मंगलवार होता है। अब ये कह रहा है कि जो आने वाला जो नए साल का पहला दिन कौन होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो दिसंबर है, दिसंबर कितने दिनों का होता है। तो हमें पता है दिसंबर जो होता है वो 31 दिनों का होता है, तो 31 दिनों के लिए होता है। तो हम 31 दिन का हम यहाँ पे लिख लेंगे इस पूरे महीने 25 से लेकर 1 तक पहले गिनती यहाँ लिख लेंगे। तो 25 के बाद 26 तारीख आएगी, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 30, फिर 31, और फिर जाकर आएगा 1 तारीख। अब हमें पता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन है मंगलवार है, तो मंगलवार के बाद 25 को हो गया मंगल, और फिर बाद उसी तरह हम काउंट कर चले जाएंगे कि 25 को हो गया मंगल, फिर 26 को बुध, फिर 27 को हो जाएगा बृहस्पति, 28 को शुक्र, 29 को शनि, और 30 को हो जाएगा रवि, और 31 को हो जाएगा सोमवार, और 1 तारीख को क्या होगा मंगलवार हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा कि जो नए साल का जो पहला दिन होगा मतलब फर्स्ट डे जो होगा जो 1 तारीख को होगा वो होगा मंगलवार। तो मंगलवार देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी पद में अगला पद कौन होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, देखिए 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 16 दिया गया है, 32 दिया गया है, और 64 दिया गया है। अब इसके आगे आने वाली संख्या कौन होगी। तो देखिए अगर इसका हम सीक्वेंस समझें तो देखिएगा हर एक वर्ड, जैसे 2 दिया है, देखिए 2 का डबल कर दिया गया तो 4 हो गया, फिर 4 का डबल कर दिया गया तो 8 हो गया, 8 का डबल कर दिया गया 16 हो गया, 16 का डबल कर दिया गया 32 हो गया, फिर 32 का डबल कर दिया गया तो क्या हो गया 64 हो गया। उसी तरह जब 64 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 128। तो हमारा जो यहाँ मिसिंग जो वर्ड है वो है 128। 128 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर भी बी ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद का पता लगाइए। तो देखिए क्या दिया गया है, पहला देखिए दिया है 4 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, 16 दिया गया है, फिर देखिए 25 दिया गया है, फिर देखिए डॉट 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 करके 49 हो गया, फिर देखिए 64 हो गया, फिर उसके बाद 81 हो गया। तो ये इतने हमारे वर्ड दिए गए हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो मिसिंग जो वर्ड बीच का है वो हमें, जो अंक है वो हमें पता लगाना है। तो देखिए इसको कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिएगा जैसे 4 दिया गया है तो 4 में ऐसा क्या किया गया कि 9 हो गया। तो जानते रहिएगा यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जितने भी वर्ड दिए गए हैं सभी में विषम संख्याएं ऐड की गई हैं। जैसे कि देखिएगा 4 में 5 को ऐड कर दिया गया है, तो 5 को ऐड कर दिया गया तो 9 हो गया। फिर 9 में अगर कहें देखिएगा 5 हो गया, अब 5 से बड़ी विषम संख्या क्या होती है 7 होती है। तो अब 9 में जब फिर 7 ऐड कर दिया गया 16 हो गया। अब देखिए फिर 16 में, अब देखिए अभी तक 7 हमने ऐड किया था, अब 7 से बड़ी एक एक बड़ी होती चली जाएगी विषम संख्या। फिर 16
16 में 9 ऐड हो गया तो 25 हो गया। उसी तरह जब 25 में 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। तो हम मिसिंग जो हमारा है वो है 36, और 36 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। उसी तरह देखिए जब 36 आ गया तो 36 में फिर से विषम संख्या ऐड करेंगे, अभी 11 किए थे, अब एक और आगे बढ़ जाएंगे तो 13 उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि एक एक गैपिंग करके हमें मिलेगा। जब 13 कर देंगे तो 49 हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है। फिर 49 में फिर से विषम संख्या, अब 13 के बाद विषम कौन आता है, 15 आता है, 15 ऐड कर देंगे 64 हो जाएगा। देखिए 64 भी आया है। फिर जब 64 में फिर से विषम संख्या अगली करेंगे तो एक गैपिंग के बाद फिर देखेंगे 17 आ जाएगा, 17 को ऐड कर देंगे हो जाएगा 81। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस एकदम सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 36, जो कि मिसिंग वर्ड है वो जो आया है अंक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार पेन और स्याही में संबंध है ठीक उसी प्रकार चाय का संबंध किससे है। तो देखिएगा पेन की अगर बात करें तो पेन में क्या होती है, स्याही होती है, तो पेन के अंदर स्याही होती है। उसी तरह अगर हम बात करें देखिए चाय का संबंध किससे है, तो हमें पता है चाय किस में होती है। देखिए लिक्विड चाय है तो चाय किस में रहती है, कप में। जिस प्रकार से जो स्याही होती है पेन में होती है, उसी तरह चाय किस में होती है, कप में होती है। और कप देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कूलर गर्मी हो तो हीटर क्या होगा। अब देखिए इसको रिलेशन को समझने का आप ऐसे ध्यान से देखिए कूलर का काम क्या होता है, ठंडी हवा देना, तो इसका मतलब कि इसको ठंडी से रिलेटेड, कूलर का जो होता है वो थोड़ा शीतलता से रिलेटेड होता है, कूलनेस से रिलेटेड होता है। लेकिन यह अपोजिट बात की, कूलर का संबंध किससे बता दिया गया, गर्मी से। इसका मतलब कि हमें उल्टा बोलना है, कूलर आ गया तो गर्मी होगी। उसी तरह हीटर का संबंध किससे है, गर्मी से है, लेकिन वहां कूलर का संबंध ठंडी से था तो वहां गर्मी कह दिया गया। तो इसी तरह जब हीटर का संबंध गर्मी से होगा तो अब हम ठंडी की बात करें, मतलब उल्टा बोलेंगे जिस, तो हीटर आ गया तो हीटर का क्या होगा, ठंडक हो जाएगा। ठंडक देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी माँ की माँ के पति के पुत्र मेरी माँ की कौन हुई। तो अब यह देखिए हुई वर्ड आया है, जानते रहिए हुई जो आता है वो फीमेल के लिए आता है, और हुआ जो होता है वो हम बोलते हैं मेल के लिए। तो यहाँ पे जो पुत्र आया, पुत्र नहीं, यहाँ पुत्री होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरी माँ के पति की पुत्री मेरी माँ की कौन हुई। तो पुत्र को पुत्री कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। जानते रहिए यहाँ ये चूंकि आपका जो भी पब्लिकेशन है वो सब क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक इस तरह करते हैं, लेकिन एग्जाम में सारी चीज़ आपको क्लियर मिलेगा। अगर पुत्र लिख के आएगा तो पुत्र मान के चलेंगे, पुत्री लिख कर आएगा तो पुत्री मान के चलेंगे एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, यहाँ पुत्री होना चाहिए था तो पुत्री मान लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन करना कैसे है, तो यहाँ करना आपको इस तरह है कि ये कह रहा है कि देखिए इसमें जनरेशन की गैपिंग दिख रही है। तो पहले क्या, मैं जो हूँ मेरी माँ की बात आई है, तो पहले मैं अपने आप को शो कर दूंगा नीचे। उसके बाद मेरी माँ जो है मुझसे एक जनरेशन ऊपर है, तो अपने मैं के ऊपर लिख देंगे मेरी माँ, मतलब एक जनरेशन ऊपर। फिर उनकी भी माँ, तो उनकी भी माँ है तो एक जनरेशन और ऊपर लिख देंगे मम्मी की मम्मी। तो हमारा सीक्वेंस बनेगा मैं, उसके बाद मेरी माँ, उसके बाद मम्मी की भी मम्मी हो गई। अभी क्या कह रहा है कि जो मम्मी की मम्मी है उनके पति, तो उनके पति जो होंगे वो सेम जनरेशन के होंगे, तो इसलिए उनके सेम सामने लिख देंगे उनके पति। अब उनके पति जो होंगे सोच के बताइएगा मेरी मम्मी की कौन होंगे, मेरी मम्मी के जो पति होंगे मेरे मम्मी के क्या कहलाएंगे, पिता कहलाएंगे। तो समझने के लिए वही पति के बगल में पिता लिख देंगे। अब क्या है कि जो मम्मी की जो मम्मी है उनके पति के पुत्री जो है, तो पति की जो पुत्री होंगी तो वो पुत्री एक जनरेशन जो है नीचे है, तो उसको नीचे कर देंगे। तो सोच के बताइएगा कि यहाँ पे जो मेरी माँ की जो पिता है उनकी अगर पुत्री कोई है तो मेरी क्या कहलाएगी, बहन ही तो कहलाएगी। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो बहन होगा। बहन देखें कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य ने एक महिला से कहा तुम्हारी माता का पति मेरे पुत्र के पिता का बहनोई है। तो क्वेश्चन ये है कि मनुष्य का उस महिला से कौन सा संबंध है। अब देखिए इस सेंटेंस को, जो भी ये क्वेश्चन आया है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ देखिए कह रहा है, देखिए दो लोग हैं, एक आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ महिला है। तो मनुष्य महिला से कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हारी माता, तो तुम्हारी मतलब तुम किसको बोला है, उसने महिला को बोला है, तो पहले महिला को लिख लेंगे। ये तुम्हारी जो शब्द है महिला के लिए है, तो तुम्हारी माता मतलब उस महिला की जो माता है, तो हम क्या करेंगे महिला को पहले लिख लेंगे, और उसकी माता चूंकि एक जनरेशन ऊपर की है तो ऊपर माता का नाम लिख देंगे। तो नीचे हो गई महिला, ऊपर हो गई महिला की माता। अब कह रहा है कि माता का पति, तो माता के पति जो है, पति सेम जनरेशन के हैं, इसलिए माता के सामने लाइन खींच के पति का वो लिख देंगे उसमें नाम। अब देखिए क्या है कि महिला हो गई, महिला की माता हो गई और माता के पति हो गए। अब माता के पति जो हैं महिला के कौन होंगे, पिता होंगे, तो पिता भी वहीं पति के नीचे लिख लेंगे ताकि हमें
हमें कंफर्म रिलेशन। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कह रहा है कि मेरे पुत्र के पिता का बहनोई है। तो अब देखिए इतना वर्ड केवल देखिएगा, ये जो शब्द है मेरे पुत्र के पिता का, तो मेरे पुत्र का पिता तो मैं खुद ही रहूंगा ना। तो इसका मतलब जो मनुष्य है वो कंफ्यूज कर रहा है, वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है कि मेरा बहनोई है, कह रहा है कि मेरे पुत्र के पिता का, तो उसके पुत्र का पिता तो वो खुद ही होगा। इसका मतलब जो मनुष्य है, तो पति के सामने हम मनुष्य लिख देंगे, और जानते रहिएगा मनुष्य जो है इसका बहनोई कौन है, वो पति है, माता का जो पति था तो वो जो है बहनोई है। बहनोई का मतलब जीजा है, किसका है, मनुष्य का। तो अब इस रिलेशन अगर हम देखें तो मनुष्य जो हो गया और महिला की जो माता है ये दोनों बहन भाई हो गए, और ये माता जो है, जो माता के जो पति हो गए, ये मनुष्य के जीजा या फिर बहनोई कहलाएंगे। अब क्या कह रहा है कि मनुष्य का उस महिला से क्या संबंध है। अब सोच के बताइए, मनुष्य और जो माता वहां है वो दोनों बहन भाई हो गए, और पति जो है ये हो गए बहनोई या जीजा हो गए। तो जो मनुष्य और महिला का जो संबंध होगा क्या होगा, तो महिला और जो मनुष्य का जो संबंध होगा वो मामा कहलाएगा। वो मनुष्य जो होगा वो महिला का मामा कहलाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो मामा होगा। मामा देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह जो कि क्वेश्चन मार्क है देखिए के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए शब्द क्या दिया है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर के तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर उसके बाद देखिए है ओम्प्यूटर दिया है, फिर कॉमा लगा के देखिए दिया है एम्प्यूट दिया है। तो अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा पहले हम इसका सीक्वेंस समझेंगे कि इसमें कैसे चेंजेस हुए हैं। देखिए इसमें पहला शब्द है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बाद जो होगा नया शब्द क्या बनेगा ये कुछ भी आइडिया भी नहीं है, तो लेकिन ये आइडिया हमें मिल सकता है बाद वाले आए हुए शब्द से। जैसे देखिए बाद में क्या है, ओम्प्यूटर आया है, तो ओम्प्यूटर को बदल कर बाद में हो गया एम्प्यूट हो गया। तो ओम्प्यूटर में ऐसा क्या हुआ कि वो ओम्प्यूट हो गया, अगर ये समझ जाएंगे तो कंप्यूटर में क्या चेंजेस करने पे नया शब्द आएगा ये हम समझ जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ओम्प्यूटर। ओम्प्यूटर हो गया। अब ओम्प्यूटर में अगर पहले और लास्ट वर्ड को हम हटा दें, जैसे शुरू में आया है ओ और लास्ट में है आर आया है, ओ शुरू का और लास्ट का आर हटा देंगे तो नया शब्द क्या हो जाएगा, बन जाएगा एम्प्यूट। तो एम्प्यूट जो होगा देखें जो इसके बाद वाला शब्द है इसी तरह बनाया गया, मतलब शुरू और लास्ट के शब्द को हटा दिया गया तो अगला वाला शब्द बन गया एम्प्यूट। इसी तरह से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमें पता है कि स्टार्टिंग में सी है और लास्ट में आर है, जब शुरू का सी और लास्ट का आर हटा देंगे तो हमारे पास जो शब्द बचेगा वो बनेगा ओम्प्यूट। ओम्प्यूट बचेगा, तो ओम्प्यूट जो होगा ये हमारा नया बनने वाला शब्द होगा जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो हम ये देखेंगे कहाँ ये ऑप्शन आया है, अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे ये कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको हम अपने से नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे कहेंगे, तो वो देखिए है ऑप्शन नंबर, अगर आप बी देखें और ऑप्शन नंबर डी देखें तो इसमें दो दो देखिए ऑप्शन सेम टू सेम दे दिए गए। देखिए बी में दिया है कंप्यूट और डी में भी दे दिया गया है कंप्यूट, तो एक चाहे डी में या फिर आप सी में मान के चलें, एक में चाहे डी या बी दो में से किसी में जो पहले जो सी है वो सी नहीं रहेगा, सी सिर्फ एक में रहेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि बी वाले में सी मिस्टेक हो गया है, जब सी को हटा देंगे तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ओम्प्यूट, और ओम्प्यूट हमारा यहाँ चेंज करने पे भी आया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी नंबर को यहाँ क्लिक कर देंगे, लेकिन सी यहाँ से हटा देंगे क्योंकि सी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखिए हमारे पास वर्ड क्या दिया है, देखिए पहला एक है ABC, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर देखिए आया है LOR, फिर कॉमा लगा के आया है VZD और फिर कॉमा लगा के आया है INS। अब देखिए इस सीक्वेंस को अगर समझना हो तो जानते रहिए कि इसमें अगर आप देखेंगे आपको हो सकता है बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको हम अगर ABCD लिख लें, A से लेकर Z तक ABCD लिखेंगे और उसके बाद Z के बाद फिर A से लेकर S तक फिर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दो बार लिखना पड़ेगा इस सीक्वेंस में। अब देखिए इसमें किया क्या गया है कि पहले देखिए तीन तीन लेटर का ग्रुप है, तो पहले तीन लेटर के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, फिर इसके बाद जो नया जो वर्ड आएगा जो हमारा क्वेश्चन भी है, जो हमारा आंसर भी होगा, जैसे सी तक हो गया, सी के बाद जब हम डी लिखेंगे तो जानते रहिए यहाँ डी नहीं लिखना पड़ेगा, डी को छोड़कर, मतलब अब एक एक लेटर को छोड़ छोड़ कर लिखेंगे। जैसे सी आया है, सी के बाद एक लेटर छोड़ेंगे तो आ जाएगा ई के बाद एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा जी के बाद एक छोड़ेंगे तो आ जाएगा आई। तो इस तरह छोड़ के लिखेंगे तो हमारा आंसर भी यही होगा EGI। अब हम अपने आंसर को चेक कैसे करें कि हमारा आंसर सही है, इसके लिए देखिए आपको बताया गया कि पहला जो तीन जो लेटर आएंगे
उसके बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, जैसे ए बी सी है। अब ए बी सी के बाद जब भी एक लेटर लिखना होगा तो एक की गैपिंग करेंगे, मतलब तीन तीन का पेयर बनेगा, मतलब तीन तीन का जो है ग्रुप बनेगा। पहले ग्रुप में ए बी सी में कोई गैपिंग नहीं, फिर दूसरा जो ग्रुप आएगा जो भी बनने वाला है उसमें एक एक की। अब देखिएगा इसके आगे सीक्वेंस कैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा ग्रुप खत्म हो गया, अब दूसरा के बाद अब यहाँ तीसरा ग्रुप शुरू होगा। तो आपको बताया गया कि पहले ग्रुप में कोई गैपिंग नहीं, दूसरे ग्रुप में एक एक लेटर की गैपिंग। अब जो तीसरा ग्रुप शुरू होगा तो उसके पहले अब दो दो की गैपिंग। तो जैसे तीसरा ग्रुप अब हमारा एल से देखिए शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो एल के पहले कौन आता है, जे और के आता है, तो देखिए दो की गैपिंग हो गया। फिर देखिएगा एल के बाद क्या आया है, ओ आया है, तो एल और ओ के बीच में देखिए एम एन की गैपिंग, फिर ओ आर के बीच में पी क्यू की गैपिंग, तो दो दो की। यहाँ तीसरा ग्रुप खत्म हो गया, अब चौथा ग्रुप शुरू होने वाला है। तो चौथा ग्रुप के बाद अभी तक दो दो की गैपिंग थी, अब तीन तीन की गैपिंग होगी। तो देखिए चौथा ग्रुप जो आया है वी से शुरू हुआ है, तो वी के पहले क्या आता है, एस टी यू, तो तीन की गैपिंग हो गई। फिर वी और जेड के बीच में डब्ल्यू एक्स वाई होता है, तीन की फिर गैपिंग हो गई। फिर देखिए आया है जेड के बाद आया है डी, और डी देखिए आया है, अब जेड आ गया, तो जेड के बाद फिर से अगर ए बी सी डी शुरू होगी तो ए बी सी, तो फिर तीन की गैपिंग होगी, इसलिए यहाँ पे डी आ गया। फिर देखिए जब नेक्स्ट ग्रुप अब फिर शुरू होगा, जो कि हमारा देखिएगा नेक्स्ट ग्रुप जो होगा ये फिफ्थ ग्रुप होगा। तो अब देखिएगा आई से आया है, तो आई के पहले अभी तक थ्री थ्री को छोड़ते थे, अब फोर फोर को छोड़ा गया है। ई एफ जी को छोड़ा गया है, तो आई आ गया। फिर जे के एल एम को छोड़ा गया है, तो एन आ गया। फिर ओ पी क्यू आर को छोड़ा गया है, तो एस आ गया। तो आप समझ चुके होंगे कि किस यहाँ पे सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे वर्ड चल रहे हैं, जो भी यहाँ लेटर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी यहाँ पे जो हमने यहाँ पे अलग अलग कलरफुल यहाँ पे वर्ड ग्रुप का जो हमने इंडिकेट किया है, देखिए सारे वर्ड मिल गए हैं, केवल एक ही मिसिंग है, वो है ई जी आई, इसीलिए हमारा आंसर ई जी आई करेक्ट हो गया था। तो मैं भी आपको यहाँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो भी हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया। अगर सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ आप कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलें। तो चलिए कितना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।